गुड इवनिंग सभी उत्तर प्रदेश पीजीटी देने वाले छात्रों का सिद्धार्थ ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आर्यन सोनी, विशेषकर उत्तर प्रदेश समाज शास्त्र यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से देने वाले छात्रों के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूं। जिन छात्रों को समाज शास्त्र से यूपी पीजीटी देना है तो चाहे तो गूगल मीट पर हमारे क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसका रेट 1100 प्रत्येक माह है। 1100 रुपया जमा करिए और प्रत्येक माह समाज शास्त्र का एक टाइम पे फिक्स समय पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका एक टाइम टू टाइम 3 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाए। और मैं इस पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसमें से 125 जो क्वेश्चन है, जिसमें से 110 क्वेश्चन 100% हमारे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में से रहेंगे। इसमें कोई बट का प्रश्न ही नहीं है। जिन छात्रों को स्पेशल यूपी पीजीटी देना है या नेट देना है यूजीसी के माध्यम से, वो समाज शास्त्र की कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप कवर करिए। मैं एक सिलेबस के अनुसार जो पीजीटी में स्पेशल समाज शास्त्र के जो पीजीटी में जो सिलेबस दिया गया है उसी पर विशेष हम फोकस कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से ही बनाया भी रहे हैं वीडियो को। हम सभी उत्तर प्रदेश के पीजीटी के छात्रों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसे प्रेषित करें। समय के अनुसार हम देखें तो आज का जो टॉपिक है, दीपावली के शुभ अवसर के बाद हम लोग फिर से इसको शुरुआत करते हैं। एक विषयवार कर्म करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है समाज शास्त्र का विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर को हम जानने का प्रयास करेंगे। स्पेशली जैसे दिया गया है, देखिए 2 तरीके का इसमें क्वेश्चन होगा कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है और इस विषय वस्तु के साथ साथ इसमें कौन कौन ऐसे समाज शास्त्री हैं जो इस विषय पर अपने व्यू रखते हैं। कोई 3 भागों में इसका विभाजन करता है तो कोई 4 भागों में इसका विभाजन करता है। अलग अलग सभी समाज शास्त्रियों का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग तरीके से इसका विभाजन करते हैं। इसलिए इसको हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। एक विभाजन हुआ जो फैक्ट है, दूसरा विभाजन हुआ जो कंसेप्ट है। फैक्ट को देखेंगे तो जो समाज शास्त्री इसके बारे में जो क्लासिफिकेशन करता है, विषय वस्तु बताता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उसके संदर्भ में फैक्ट का मतलब होता है कि कोई थिंकर, जैसे मैं कहूं कि एक थिंकर है एलेक्स इंकन्स, उनकी एक किताब है व्हाट इज सोशियोलॉजी, अर्थात व्हाट इज सोशियोलॉजी के माध्यम से समाज शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। जैसे ऐतिहासिक मान, उसके बाद अनुभविक आश्रित, तीसरा विश्लेषणात्मक, मतलब कि एक हिस्टोरिकल पार्ट, उसके बाद इंपीरिकल, उसके बाद एनालिटिकल। अगर 3 तरीके से व्यू देते हैं, अर्थात सीधे सीधे 2 क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र में एलेक्स इंकल्स कौन है, ये समाज शास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में, ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक। अर्थात देखा जाए तो इस प्रकार से जो है हिस्टोरिकल, इंपीरिकल और एनालिटिकल तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं। दूसरा इनकी किताब है व्हाट इज सोशियोलॉजी। पूछा जाता है, कई बार पूछा है व्हाट इज सोशियोलॉजी किस विचारक की किताब है, किसने इसको लिखा है। ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं, दोनों पॉइंट को हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला कि ऐतिहासिक क्या होता है। ऐतिहासिक का मतलब कि वो विषय वस्तु जिसमें समाज शास्त्रियों का व्यू है। जैसे अगस्त काम्ट है, स्पेंसर है, दुर्खिम है, मैक्स वेबर है। जैसे अगस्त काम्ट, इसको विषय वस्तु को समझाने के लिए वो बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और गति के नियम, अर्थात एक तरफ समाज की व्यवस्था होती है, दूसरी तरफ उसमें गति, अर्थात एक तरीके का सिस्टम बना रहता है तो दूसरी ओर उसमें गति आती है, अर्थात परिवर्तन आती है। और इस प्रकार समाज, वहीं पर दुर्खिम भी समाज शास्त्र की विषय वस्तु को देखा जाता है 3 भागों में बांटते हैं।
एक सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा सोशल फिजिकोलॉजी, तीसरा जनरल सोशोलॉजी। अर्थात सोशल मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि समाज क्या है। समाज में उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक आकारिता, मतलब सोशल मॉर्फोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो समाज है, प्रत्येक समाज पर उसके भौगोलिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव रहता है। अर्थात जो समाज का जो आकार होता है वो जनसंख्या, अर्थात दो तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जनसंख्या के कारण घनत्व बढ़ता और आकार बढ़ता, तो उसके कारण से उसकी मोरिलिटी अर्थात डेंसिटी के साथ साथ जो उसके नैतिक, अर्थात वो दो तरीके से क्लासिफिकेशन देते हैं। इसमें एक जो कहते हैं कि मैकेनिकल और दूसरा ऑर्गेनिक, दो तरीके से, एक आधुनिक समाज और एक जो है आदिम समाज को लेते हैं और कहते हैं वो भौगोलिक परिस्थितियां है, अर्थात पर्यावरण का प्रभाव है कि उसके समाज। इस रूप से यहां से पूछा जाता है कि दुर्खिल जो है समाज शास्त्री विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवीजन किए। एक सामाजिक आकारिता जिसे सोशल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, दूसरा सामाजिक रचना अर्थात सोशल फिजिकोलॉजी, तीसरा सामान्य समाजशास्त्र जिसको जनरल सोशोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो आकारिता है, जनसंख्या, जो समाज होगी, जनसंख्या होगी, उसके आकार पर, उसके घनत्व पर, उसके भौगोलिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट सामाजिक रचना, जिसमें हम कहते हैं कि परिवार होती है, नैतिकता होती है, धर्म होती है, इस प्रकार से जो समाज की एक फिजिकल बनती है। तीसरा उसमें बताया है कि जो सामान्य समाजशास्त्र होता है, जनरलाइज सोशोलॉजी होता है, जिसमें ये बात होती है कि समाज क्या है, सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, समूह क्या होते हैं, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में संदर्भ दिया गया है। ये एक तरीके से यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दुर्खिल में कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में। वो क्या क्या है, तो सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजिकोलॉजी, सोशल के साथ साथ तीसरा जो पॉइंट होगा जनरल सोशोलॉजी बताया गया है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो गिन्सबर्ग भी समाजशास्त्र, अगर समाजशास्त्र को देखा जाए तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको 4 भागों में बांटते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल और सोशल प्रोसेस, और चौथा सोशल पैथोलॉजी। अर्थात पैथोलॉजी एक तरीके का, इसको हम कह सकते हैं पैथोलॉजी को व्याधिकी, हिंदी में उसका नाम देते हैं कि सामाजिक व्याधिकी। अर्थात समाज में दोनों चीजें देखने मिलता है। एक तरफ समाज की आकार कैसे निर्मित होता है, तो दूसरी तरफ समाज के जो आकार वो कैसे कंट्रोल होते हैं। समाज में कुछ अगर देखें हम तो जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो उसके घनत्व में होगा, उसके आकार में वृद्धि होगी। अगर आदिम समाज और आधुनिक समाज की जनसंख्या के आधार पर हम देख सकते हैं, आदिम समाज में जनसंख्या कम था तो घनत्व भी कम था, आकार भी कम था, तो लोगों का संपर्क भी कम था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ी, उसका घनत्व बढ़ा, आकार बढ़ा, तो लोगों का जो संपर्क होता है वो भी बढ़ा। अब इस समाज को कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल अर्थात लोकरीतियां, जनरीतियां, फाकवेज, वोट्स, कस्टम, हमारे कुछ प्रतिमान होते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं, मानक मूल्य होते हैं, कानून होती है, धर्म होता है, मोरल होता है, अगर नैतिकता होती है, इनके माध्यमों से हम कंट्रोल करते हैं। जैसे वर्तमान में हम कहें कि सोशल कंट्रोल, अगर राज्य जो है सोशल कंट्रोल, वर्तमान में जो सोसाइटी कंट्रोल होती है वो राज्य के द्वारा, एक कानून के द्वारा, विधि प्रावधान के द्वारा नियंत्रित होती है। पहले जो सोसाइटी होती थी वह लोकाचार, लोकरीति, प्रथा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, धर्म, इस प्रकार से लोगों को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात अगर शब्दों को हम देखें, मोरल 2 प्रकार का होता है, अगर नैतिकता 2 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट मोरल, रिलेटिव मोरल। एक सापेक्षिक, एक एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष। अगर निरपेक्ष नैतिकता मानव तो मानव होता है, मानव में कोई भेद नहीं, परंतु सापेक्षिक वो किसी मूल्य से, वैल्यू से जुड़कर हो जाती है, अर्थात उसका सेंस बदल जाता है, सापेक्षिक रूप में हम देखने लगते हैं। इसी प्रकार से सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस मतलब सामाजिक प्रक्रिया को देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक सहयोगात्मक
कोऑपरेशन, दूसरा नॉन कोऑपरेशन, सहयोगात्मक और गैर सहयोगात्मक या असहयोगात्मक। अर्थात एक तरफ कोऑपरेशन होगा, दूसरा गैर नॉन कोऑपरेशन होगा। अब इसमें हम अगर देखना चाहें तो सहयोग भी होता है, समायोजन भी होता है, अनुकूलन होता है, एडजस्टमेंट करते हैं, सात्मीकरण करते हैं, एसिमुलेशन करते हैं। इस प्रकार से सहयोग होगा, अनुकरण होगा, समायोजन होगा और सात्मीकरण होगा। लेकिन असहयोग का मतलब प्रतिस्पर्धा होगी, संघर्ष होगा, तो असहयोगात्मक की कंडीशन की स्थिति होगी। इसी प्रकार जो चौथा इन्होंने बताया सोशल पैथोलॉजी, मतलब कि समाज की व्याधि। समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें उसकी कुछ व्याधि ना हो। कुछ जैसे बाल अपराध, निर्धनता, बेगारी, गरीबी, ये सब समाज में क्या है, एक प्रकार का व्याधि है। बाल अपराध, बालकों में, बच्चों में अपराध फैलना, बचपन से अपराधी। निर्धनता, निर्धनता के कारण भी अपराध हो सकता है। बेकारी, बेरोजगारी, इस प्रकार की कंडीशनों में भी, अर्थात ये सब कंडीशन बताते हैं कि समाज में क्या है, व्याधि की स्वरूप है। अगर हम कैसे जानेंगे कि इस समाज और इस समाज की जब तुलना करेंगे तो इन समाजों की तुलना करने में इसी व्याधि की स्वरूप का प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार से किंसले डेविस हैं। किंसले डेविस को अगर हम देखें तो इन्होंने भी समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न पक्षों को शामिल किया, जैसे सामाजिक संरचना क्या होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, सामाजिक कार्य का मतलब होता है कि सोशल फंक्शन क्या होनी चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, व्यक्ति और उसके समाज, मतलब जो व्यक्ति है और उसके सोसाइटी, अर्थात जो पर्सन है, पर्सन और सोसाइटी उनका कैसा है। और लास्ट जो चौथा बताते हैं सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें एक तरफ अलेक्स इंकल्स के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ डुकिन के बारे में बात करते हैं, तीसरी तरफ गिन्सबर्ग के बारे में बात करते हैं, चौथी तरफ के डेविस के बारे में। अर्थात समाज शास्त्र की विषय वस्तु को लेकर चार विचारकों ने इसके विषय वस्तु का क्लासिफिकेशन किया, इसका वर्गीकरण किया, इसका विभाजन किया। एक तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से समाज शास्त्र को किसने सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस, सोशल पैथोलॉजी के रूप में, अर्थात गिन्सबर्ग का नाम होगा। किसने जो है सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति, समाज, सामाजिक परिवर्तन के रूप में सामाजिक विषय वस्तु को दिया है। किसने जो है तीन भागों में बांटा है, डुकिन। किसने जो ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल और एनालिटिकल तरीके से विषय वस्तु को देखने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये फैक्ट हो गया। परंतु अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर है सोशलॉजी की, वो क्या है। इस विषय पर हम जोर देने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाता है कि कोई भी समाज हो तो समाज शास्त्र अगर देखा जाए तो समाज शास्त्र का जो विषय वस्तु है वो समाज होता है, समूह होता है, संस्थाएं होती है, समुदाय होती है। समाज एक तरफ व्यवस्था के रूप में होता है तो दूसरी तरफ उसमें परिवर्तन आती है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाज एक तरीके का शारीरिक है, ऑर्गेनिक है, शरीर की भांति है, परंतु वो दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक कहते हैं कि जो संरचना होती है वो व्यवस्था के रूप में होती है, और ये संरचना और व्यवस्था तभी बनी रहती है जब इसके प्रत्येक घटक, प्रत्येक अंग अपना अपना फंक्शन करे, अर्थात प्रकारात्मक रूप में हो, प्रकार्यात्मक, अर्थात प्रकार जो होता है उसका फंक्शन जो होता है उस संरचना को बनाए रखने का कार्य करता है। अगर समाज में फंक्शन नहीं होगा तो समाज बना नहीं रहेगा। अर्थात संरचना को व्यवस्थित रूप देने के लिए जरूरी है कि समाज में जितने भी तत्व हैं वो अपना कार्य करें, घटक जितने भी वो कार्य करें। इस रूप में समाज में व्यवस्था और परिवर्तन दोनों चलता रहता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक नियम में देखा जाए तो परिवर्तन चलता रहता है, सिस्टम बना रहता है, ठीक उसी प्रकार अब इसमें जो प्रश्न आता है इसकी विषय वस्तु क्या हो। विषय वस्तु के बारे में जैसे मैंने बताया कि जब ऐतिहासिक मार्ग का अवलोकन करते हैं तो उसमें एक समाज शास्त्रियों का एक लंबी लिस्ट आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगस्त काम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, डुकिन है, मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने एक शब्द दिया समाज शास्त्र में
वर्स्ट हैंड पद्धति, अर्थात वर्स्ट हैंड एक जर्मन शब्द है, उसका इंग्लिश शब्द होता है अंडरस्टैंडिंग, हिंदी शब्द होता है समझ। अर्थात वर्स्ट हैंड क्या है, एक जर्मन शब्द है। उस वर्स्ट हैंड का मतलब ये हुआ कि किसी को समझना एक अध्ययन की पद्धति है। अगर किसी चीज की किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे कोई कार्य किया, उसके साथ कौन सी घटना घटित हुई, उसको समझने के लिए समाजशास्त्र में एक अध्ययन की पद्धति है। अगर किसी को समझना हो तो उसकी परिस्थिति में अपने आप को रखकर अनुभूति करना, और इस प्रकार से जो है उसकी अनुभूतियों के माध्यम से हम अपने आप को शोध करते हैं और बताते हैं कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति के अनुसार वो कार्य किया है। एक तरीके का इनका मैक्स वेबर जो है जब इसका अध्ययन करते हैं तो सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, विचार, मूल्य, ये यूनिवर्सल है, सारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहां पे परिवार, विवाह, नातेदारी उसमें कुछ कार्य ना होते हो, कुछ नियम विधि विधान ना हो, सारी सोसाइटी में विचार ना हो, ये सब कुछ सारी सोसाइटी में जीवन शैली सब कुछ, ऐसा नहीं कोई सोसाइटी है जहां पे न पाई जाती हो, सारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। तो एक तरीके का ऐतिहासिक मार्ग मतलब समाजशास्त्रियों के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ अनुभवी का मतलब होता है कि मतलब इंपीरिकल अनुभव क्या था, जैसे नगरीकरण क्या है, ग्रामीण क्या होता है, औद्योगिकरण क्या होता है, निर्याती इकोनोसेंट्रिज्म क्या है, प्रघटना फिनोमोलॉजी क्या होती है। अगर समाजशास्त्र में अगर देखें हम तो समाज में समाज होता है, परिवार होता है, समूह होता है, समुदाय होते हैं, उसके प्रतिमान होते हैं, लोकाचार होते हैं, लोक रीतियां होती हैं, सामाजिक प्रोसेस, सोशल प्रोसेस होता है, सामाजिक विधि विधान होते हैं, समाज को कंट्रोल करने के लिए प्रारूप होते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो विश्लेषण में क्या होगा कि जो समाज है, संस्था है, संबंध है, अंतर्क्रिया है, उसका हम विश्लेषण करते हैं कि कैसे समाज बनी रहती है, ये संस्थाएं समाज को कैसे सहयोग करती हैं, इनमें संबंध कैसे निर्मित होता है, इनके बीच अंतर्क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से यह तो एक हम लोग क्या करेंगे ऐतिहासिक थिंकरों के आधार पर जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, हर सब्जेक्ट की एक विषय वस्तु होती है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र की विषय वस्तु, परंतु समाजशास्त्र की विषय वस्तु काफी बृहद है। हम समाज जब शब्द को नाम देते हैं तो समाज में राजनीति भी होती है, आर्थिक क्रियाएं भी होती है, धार्मिक क्रियाएं भी होती है, साथ साथ उसके देखा जाए तो सामाजिक क्रियाएं होती है, उसके सांस्कृतिक क्रिया होती है। दूसरी ओर कहा जाता है कि भौगोलिक, मैंने जैसे एक उदाहरण दिया कि कोई ऐसा समाज नहीं है, प्रत्येक समाज पर उसके भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव होता है। भारत में एक आदिम समाज आज भी दिल्ली मुंबई में जाए तो एकदम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरीके से, एकदम जो है मॉडर्न सोसाइटी के तरीके से लोगों का कल्चर दिखेगा। वहीं पर गांव, भारत के दुर्गम गांव में जाए, राजस्थान में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, दुर्गम क्षेत्रों में जाए तो आज भी लोगों का जीवन, रहन सहन, अगर देखा जाए उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो सब कुछ काफी नीचे होता है। अर्थात समाजशास्त्र में अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष होते हैं, इन्हीं दोनों पक्षों को हम अध्ययन करते हैं। अगर ये सारे पक्ष समाजशास्त्र के विषय वस्तु, अगर समाजशास्त्र काफी बृहद क्षेत्र होता है। जब नगर की बात करते हैं तो नगर में जो संस्कृति होती है, जब ग्रामीण की बात करते हैं तो गांव में क्या संस्कृति होती है, नगर में उद्योगों का विकास, उद्योग की तरीके से लोग सोचते हैं, मशीनीकरण का विकास होता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। गांव में कृषि प्रधान होते हैं, अगर उनको उसी तरीके से सोचना होता है, अगर नेचर के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं। और शहर में एक कृत्रिम तरीके का व्यवहार होता है, आर्टिफिशियल बिहेव होता है। गांव का जो पड़ोसी होता है हमारा प्राथमिक समूह की तरह होता है, अर्थात वो जन्म से हमें जानता है, हम भी उसे जानते हैं। पर नगर का जो पड़ोसी होता है वो हमारा प्राथमिक नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रुप, अगर सेकेंडरी संबंध होता है, सेकेंडरी रिलेशन होता है, उसका व्यवहार एक औपचारिकता मात्र होती है। इस प्रकार से अगर इस समाजशास्त्र की विषय वस्तु को देखने का हम प्रयास करें तो एक तरफ विषय वस्तु में सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, बहुत बृहद क्षेत्र है जिसमें कोई पक्ष नहीं छूटता है। जैसे मैंने बताया कि समाज है, समाज की संस्थाएं हैं, समाज के प्रतिमान हैं, लोकाचार जो भी उसको कंट्रोल करने अथवा सामाजिक नियंत्रण करने की विधि विधान वो सब आ जाएंगे। दूसरी ओर समाज में दोनों चीजें देखने को मिलता है, एक तरफ सहयोग तो दूसरी तरफ असहयोग।
तीसरी तरफ समाज में व्याधिकी स्वरूप भी देखने को मिलता है। समाज में समाजशास्त्र एक जनरल स्वरूप भी देखने को मिलता है। समाजशास्त्र में अगर देखा जाए तो संरचनाएं भी मिलती है, प्रकार भी मिलते हैं, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। और इस प्रकार से जो है इसके अंदर अगर देखा जाए तो सारे समाजशास्त्र के एस्पेक्ट आते हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके फैक्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों पर हम देखें तो इन दोनों से क्वेश्चन आए हैं। और व्हाट इज सोशियोलॉजी तो कई बार आ चुका है। आज का वीडियो यही तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अवश्य सब्सक्राइब करें। कल जो मैं वीडियो दूंगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति पर, कि मतलब कि फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, कैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और तमाम उसमें विचारक होंगे, कैसे पॉलिटिकल से आ गए समाजशास्त्र में और उनकी कौन कौन सी किताब है जो काफी चर्चित है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक। धन्यवाद।